पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ना की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और रोकथाम के उपाय। मधुमक्खी पालन करके कमाएं कम समय में अच्छी आय। बरसात के मौसम में गन्ने की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होता है जो गन्ने के उत्पादन को खासा प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य रोग है लाल सड़न रोग, पोक्का बोइंग रोग और कंडवा रोग। इस रोग से फसल को काफी नुकसान होता है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान को अधिक नुकसान होता है। तो किसान भाई गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों को कैसे पहचानें और रोकथाम किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरबिंदर सिंह से। डिस्कस कर रहे हैं आज गन्ने की मुख्य बीमारियां और उनके लक्षण। तो जो सितंबर और अक्टूबर में जो बीमारियां हैं, जो मुख्य बीमारियां गन्ने की हैं, एक बीमारी आती है लाल सड़न रोग। तो लाल सड़न रोग में आप देखेंगे जब खेत में जाते हैं आपको पता है कि लाल सड़न रोग में पहले तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। दूर से यदि पहचानने के लक्षण पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पत्तियों पे बीच में से आपको भूरे रंग के या लाल भूरे रंग के आपको पत्तियों पे आपको धब्बे दिखाई देंगे और बीच में गन्ना पूरा आपका गन्ना बिल्कुल पिचक जाएगा और गन्ने का अंदर से यदि आप गन्ने को फाड़ते हो तो उसमें से आपको लाल रंग दिखाई देगा। और यदि उसको आप सूंघते हैं तो उसमें जैसे अपने एल्कोहलिक स्मेल, मतलब जो शराब में जो स्मेल आती है वैसी आपको स्मेल दिखाई देगी। और ख़ास करके बरसात के सीज़न में और आगे ये बीमारी काफ़ी फार्मर्स को नुकसान करती है। गन्ना वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाली लंबी अवधि की फसल है जो वर्ष भर या उससे भी अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है। इस दौरान फसल जमाव, बढ़वार और विस्तार आदि अवस्थाओं से गुजरकर परिपक्वता की स्थिति में पहुंचती है। इन अवस्थाओं से गुजरते समय फसल अनेक प्रकार की व्याधियों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः गन्ने की फसल में रोगों द्वारा गन्ने की उपज में 18 से 31% तक की हानि देखी गई है, परंतु रोगों की महामारी की दशा में संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। रोगों द्वारा की गई हानि से किसान और मिल मालिक दोनों ही प्रभावित होते हैं और किसान को अधिक हानि होती है। इसका जो बचाव के लक्षण है इस बीमारी के, हालांकि स्टैंडिंग क्रॉप में इससे बचाव के ज़्यादा आप उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि गन्ने की आपको पता है कि बड़ी फसल है और गन्ने में स्प्रे करना इतना आसान नहीं है और उसका रिजल्ट भी कम आता है। तो सबसे पहले जब मेन तो यह है कि आपको बिजाई के टाइम में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको जो भी आप गन्ने की जो बीज लेते हो, मतलब जो सेट लेते हो बिजाई के लिए, वो बिल्कुल भी रोग रहित होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे खेत से लेनी चाहिए जिस खेत में लाल सड़न रोग ना
हो। दूसरा ये होता है कि उसको आप सेट जो लेते हो उसको आप ट्रीट करो, मोस्ट एटी ट्रीटमेंट, जो आर्द्र गर्म हवा है उससे आप ट्रीट करो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए करो, तो तब बीमारी के सारे जो फंगस हैं उसके स्पोर है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो बीमारी आपको खेत में आपको कम से कम मिलेगी। खासकर बरसात की सीज़न, जो अभी सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में जैसी बीमारी ज़्यादा फैलती है, जिस खेत में ये बीमारी ज़्यादा है उस खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी दूसरे खेत में भी फैल जाएगी। कभी भी जो गन्ने वाली जो इस बीमारी, जिस खेत में ज़्यादा बीमारी है उस खेत में जो रटून क्रॉप होती है वो रटून क्रॉप कभी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको, किसान भाइयों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इससे आपको तभी बचाव आप कर सकते हो। जैसे दूसरी जो मेन बीमारी पहले हम जो सोचते थे, एक बीमारी आती थी जैसे हम पहले कभी कभी दिखाई देती थी, तो आप ये फ़ोटो में आप देख रहे हो थोड़े लक्षण हैं, तो इसको हम पोका बोइंग बोलते हैं। तो पोका बोइंग को पहले हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि माइनर सी इसको बीमारी समझते थे, बट अभी जो किसान भाइयों के जैसी कंप्लेंट आ रही हैं और कुछ वैरायटियाँ इसकी ससेप्टिबल वैरायटियों में बीमारी बहुत ही ज़्यादा आने लगी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अब फार्मर को इसकी बीमारी से नुकसान होने लगा है। तो पोका बोइंग खासकर जैसे आपको जून महीने में या जुलाई महीने में आपको पोका बोइंग दिखाई देगी, और जिसका शुरू में आपको जो भी बीमारी दिखाती है तो ऐसे आपको कर्लिंग और ट्विस्टिंग आपको लीफ पे दिखाई देगा। बाद में आप देखोगे पत्ते आपस में ऐसे गुथ जाएंगे, आप इसकी ट्विस्टिंग हो जाती है पत्तों की ऐसे आपस में। ये इस बीमारी को पहचानने के इनिशियल लक्षण है। उसके बाद क्या होता है कि एक टॉप रोट स्टेज आती है जिसमें ऊपर से गन्ना आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से गन्ना गल गया है, और एक कट नाइफ स्टेज है, बिल्कुल कट नाइफ स्टेज पे आपको बिल्कुल कट सा दिखाई देगा। बट इस बीमारी की खास बात यह है कि जैसे जून जुलाई या अगस्त महीने में बीमारी दिखाई देगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा खेत में ये बीमारी धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो जाती है। पोका बोइंग रोग ये एक फफूंदी जनित रोग है जो प्यूजेरियम मोनलीफर्मी द्वारा फैलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अगोले की पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ते हैं, जहां से पत्ती सड़कर नीचे गिर जाती है। संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर अगोले की सारी पत्तियां मुड़कर सूखकर गिर जाती हैं। गन्ने का ऊपरी भाग ठूंठ की भांति दिखाई देता है। पत्तियों के सड़कर नीचे गिर जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। इससे किसान को हानि का सामना करना पड़ता है। बट किसान भाइयों की ये सलाह दी जाती है, यदि बीमारी आपके खेत में दिखाई दे तो उस टाइम पे आपको जैसे 0.2% कार्बनडाजिम का आप स्प्रे आप खेत में कर सकते हैं, 0.25% मैनकोजेब या डाइथेन M45 का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। एक विल्ट की बीमारी आती है जिसको हम सोका जैसे जनरल किसानों की भाषा में कहते हैं भाई सोका लग गया। सोका लगना भी क्या होता है कि जैसे उसमें क्या होता है कि आपको पत्ते शुरू में पत्ते पीले पड़ेंगे, ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे। जैसे ये गन्ना है, गन्ना बीच में से बिल्कुल खाली हो जाएगा, थोथा हो जाएगा। इसमें जो सोका लगेगा इसमें कभी भी आपको जो एल्कोहलिक जो शराब जैसी स्मेल है वो उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और गन्ना बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा। इस बीमारी में क्योंकि वो बीमारी ज़मीन से स्टार्ट होती है तो आपको वही एक तो सेट ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप जैसे सेट ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ट्राइकोडर्मा का आप यूज़ कर सकते हो, नीम कर्नल पाउडर है उसको 1.5 क्विंटल के हिसाब से उसमें आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस बीमारी में बचाव कर सकते हो। और क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फसल कम से कम 2 से 3 साल का फसल चक्कर जरूर अपनाएं, जिस खेत में आपकी जो लाल सड़न है या सोका लग जाता है, विल्ट की बीमारी, इनमें आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। एक और बीमारी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी गन्ने की एक मुख्य बीमारी है जिसको जैसे हमने डिस्कस किया, समट बोलते हैं। समट में आपको जैसे आपका पूरा चाबुक नुमा एक ऊपर का जो लीफ है, यहाँ से एक चाबुक नुमा एक फ्लैग लीफ निकलेगा जिसको जैसे चाबुक सा होता है, वो पूरा एक ब्लैक पाउडरी मास से कवर होता है। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, सफ़ेद रंग की चमकीली एक मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन रहती है, यदि वो मेम्ब्रेन फट जाती है तो पूरे खेत में उसके स्पोर फैल जाएंगे, और जैसे वो खेत में पूरे स्पोर फैल जाएंगे तो वो पूरे खेत में बीमारी काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको समट की बीमारी दिखती है जिसको हम कंडुआ बोलते हैं, तो उसको पहले तो उस मेम्ब्रेन को या उस प्लांट को बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं, उसको वैसे ही तोड़ के निकालते हैं तो मेम्ब्रेन टूट जाती है और पूरा स्पोर आपके खेत में फैल जाते हैं। तो उसको अच्छे से कवर करके किसी प्लास्टिक बैग में उसको पहले कवर करके फिर उसको खेत से बाहर निकालना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आपको सेट ट्रीटमेंट इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो हेल्दी सीड आपको लेना है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 बातें आपको जो समट की बीमारी उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजिट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्त है आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और कुछ इसी बारे में जानकारी चाह रहे हैं हमारे एक किसान, जिसका समाधान बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालोर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। तो आप देखिए और लाभ उठाइए। फूलचंद यादव हूँ और डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे बताओ कि मैं मधुमक्खी पालन करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मेरे को जानकारी दो। जैसा कि किसान फूलचंद यादव ने पूछा कि वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं किसान फूलचंद यादव आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस काम में काफ़ी रुचि रखते हैं। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी अपने जीवन में अपने लिए बहुत काम करती है, जिसमें इनके 4 काम प्रमुख है। पहला है परागण। जितनी भी फसलें होती है पर परागण वाली फसलें, इसमें 90% तक परागण मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है और उनमें जब जाके दाना बनता है। तो सबसे इनका जो मेन काम वो परागण है और ये परागण का अपने से कोई पैसा नहीं लेती, फ्री में करती है। उसके अलावा शहद, मधुमक्खी से अपन शहद प्राप्त करते हैं और मोम देती है ये, और बहुत सारे काम बिना किसी शर्त के ये अपने लिए करती रहती है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। कीपिंग में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, जो बाहर से लाई हुई है। इटालियन मधुमक्खी है और इटली से आई हुई है। इस मधुमक्खी के छत्ते से एवरेज 60-70 किलोग्राम तक शहद ले सकते हैं और ये बहुत शांत प्रवृत्ति की होती है और ये कुछ सेल प्रवृत्ति की नहीं होती है। इसको आसानी से पाला जा सकता है। तो आजकल जो मधुमक्खी पालन में किसान भाई इसको यूज़ ले रहे हैं और ज़्यादा शहद उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं किसान फूलचंद को सजेशन देना चाहूँगा कि वो एपिस मेलिफेरा को पाले और अपना ज़्यादा उत्पादन ले। इसके लिए आपको मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने होंगे
और वो बॉक्स बहुत जगह मिलते हैं, राजस्थान में कोटा में भी काफ़ी मिलते हैं, या कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। इनके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, वो बताओ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है किसान फूलचंद ने कि सावधानियाँ क्या। सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खी अपने परागण के लिए यानी फूलों का रस चूसने के लिए वो 1.5 किलोमीटर तक जाती है औसतन, और वहाँ बीच में कोई अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ आसपास कोई खेत में स्प्रे तो नहीं किया हुआ, नहीं तो आपकी मधुमक्खी जाके वहाँ स्प्रे किए हुए फूलों पर बैठेगी और वो मर जाएगी, तो आपकी कॉलोनी नष्ट हो जाएगी। तो आपको कॉलोनी को बचाना है। और धूप का ध्यान रखें। कई बार किसान भाई हो जाते हैं कि उनको धूप में रखते हैं। हाँ, सर्दियाँ अगर ज़्यादा हो तो धूप में रख सकते हो, नहीं तो उनको छायादार प्लेस में रखो, छायादार स्थान पर रखो। ये ध्यान रखो कि छत्ते में मकड़ी का भी अटैक होता है और फफूंद का भी अटैक होता है, तो कोई भी मकड़ी या फफूंद हो तो तुरंत आप विशेषज्ञ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपनी कॉलोनी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग और पुष्प रस इकट्ठा करती हैं, इसलिए वर्ष भर अगर मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। शांत जगह का चुनाव करें। बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहता है। बड़े चींटे, मोम भक्षक कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए किसानों को पर्याप्त बचाव उपाय अपनाने चाहिए। इसके साथ साथ ही छतों को रात को खुला नहीं छोड़े। कई बार किसान भाई बॉक्स को खुला छोड़ देते हैं, मधुमक्खी तो अंदर ही रहती है, लेकिन एक मौत आता है, एक बड़ा कीड़ा आता है जो अपनी सूंड से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को चूस लेता है और वो कुछ ही दिनों में वो पूरे शहद को चूस के ले जाता है और छत्ता खाली हो जाता है। तो ये काफ़ी सावधानियां हैं। और मधुमक्खी के पास जाने से पहले आपको प्रोटेक्टिव किट्स जो दिया जाता है, पीपीई किट, वो पहन के जाएं, और तो उससे क्या है कि वो डंक नहीं मारेगी। कई बार क्या एलर्जेटिक, जिनके ज़्यादा एलर्जी होती है उनको डंक मार देती है, तो उनके दिक्कत होती है और उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं जो आप रखेंगे तो इसमें अच्छा सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान करती हैं। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की फसल बढ़वार की कई अवस्थाओं पर है
और इस समय फसल पर कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल के उत्पादन और क्वालिटी को कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ कुलदीप गुणवान से। आज आपसे फूल गोभी के बारे में, उनके रोगों एवं कीटों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते फूल गोभी की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया लीटर के साथ उपयोग करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा फूल गोभी के दूसरे रोग के बारे में, जो कि ब्लैक रॉट जिसे बोलते हैं, काला विघ्नन। ये ऐसा रोग है, इसमें पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद धीरे धीरे ये फूल गोभी के फूल पे भी इसका असर होने लगता है, जिससे कि फूल गोभी का पूरा फूल नष्ट हो जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो एक उचित होना चाहिए और पौधों की दूरी उचित होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए कापर कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए, या फिर रासायनिक की बात करें ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए 3 ग्राम पर लीटर। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा फूलगोभी की फसल में रस चूसक और DBM कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है, जो कि फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप कैसे करें समय रहते इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूल गोभी में काफ़ी हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। माहो हुआ है जो पहला कीट है, बहुत काफ़ी हानि पहुंचाता है। हरे रंग का होता है, इसको चेपा नाम से भी जाना जाता है। ये फसलों के निचली पत्तियों पर आक्रमण करता है। निचली पत्तियों को आक्रमण करके स्टेम निचली पत्तियों का रस चूसने के अलावा तनों पर भी बैठ के रस चूसता है, और ये धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा खत्म कर देता है प्लांट में, और धीरे धीरे प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तथा इसको नियंत्रण कर लिए कि जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो जैविक नियंत्रण में इसको नीम ऑयल से हम 5 मिलीलीटर पर लीटर में मिलाया जा सकता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए हम पीले चिपचिपे प्रपंच की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि कीटों को रोकथाम की जा सके। रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो है बहुत ही भयंकर कीट होता है फूल गोभी वर्गीय में, जो कि डायमंड ब्लैक मॉथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% फसलों को नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों के निचली सतह पे पाया जाता है सिरसों पे, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। जो इनकी लार्वा होता है वो भी हरे कलर की होती है, जो धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, और इससे 80 से 90% पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो डायमंड ब्लैक मॉथ के जो वैस्क कीट हैं उनको हम प्रकाश प्रपंच द्वारा या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नीम ऑयल से भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा हम रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक में क्लोरीपाइरीफास का यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव करना रहता है पूरी फसल में, जिससे कि इस कीट से हम लोग आसानी से नियंत्रण पा सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भीठा, जिला पाली के कृषक अमरजीत वर्मा ने। आप अनाज के सुरक्षित भंडारण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अमरजीत वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यदि अनाज अधिक मात्रा में हो और उड़ाना व सुखाना संभव ना हो तो जिस अवस्था में पड़ा हो उसे धूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या सेल्फास की गोली 3 ग्राम को प्रति टन अनाज के हिसाब से प्रयोग करें और इसके बाद भंडारण को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि हवा अंदर से बाहर व बाहर से अंदर ना जा सके।
भंडारण को इस तरह 1 सप्ताह के लिए बंद रहने दें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।